आज सुबह सुबह ही प्रशांत भैया का फोन आया। छुटकी, उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, राधा नहीं रही। अभी कुछ देर पहले वह हमें छोड़ गई। मेरा जी धक से रह गया। वैसे मैं जानती थी कि कभी न कभी ये दुखद समाचार भैया मुझे देने वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, पर ऐसा ना हुआ। भला 40 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है? मैंने आह भरकर सोचा। भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। उनके नन्हे नन्हे बच्चों की बात सोचकर कलेजा मुंह को आने लगा। कंठ में रुलाई उमड़ने लगी। मैंने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय मेरी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते ही मुझे बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने ये साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर के काम से बनारस जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने भाभी से कहा था। पटना से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है और फिर 2 ही दिन की बात है। बच्चों को माँ देख लेंगी। भैया मैं भी चलूँगी, मैंने मचल कर कहा था। ठीक है, तू भी चल, उन्होंने हंसकर कहा था। हम तीनों खूब घूमे फिरे। फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी न खरीदो, यह हो ही नहीं सकता, भैया बोले। भाभी ने काफ़ी साड़ियाँ देख डाली। फिर एक गुलाबी रंग की साड़ी पर उनकी नज़र गई तो उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी परे सरका दी। क्यों, क्या हुआ? भैया ने पूछा। ये साड़ी तुम्हें पसंद है तो ले लो ना। नहीं, कोई हल्के दाम वाली ले लेते हैं, यह बहुत महंगी है। तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कहकर उन्होंने फ़ौरन में साड़ी बंधवाई और हम दुकान से बाहर निकले। शशि के लिए भी कुछ ले लेते हैं, भाभी बोली। शशि तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए एक सलवार कमीज़ का कपड़ा ले लो। मेरा बहुत मन था कि भैया मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद लेते। मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने माँ से शिकायत जड़ दी। माँ को बताना बारूद के पलीते में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी। अरे, इस प्रशांत के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 8,000 रुपये खर्च कर दिए। अरे, साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए भी एक साड़ी खरीद देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? इस बेचारे का पिता जिंदा होता तो ये तेरा मुंह क्यों जोती? माँ, इसके लिए भी खरीद देता, पर यह भी 14 साल की ही तो है। इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़े ही है। तो क्या हुआ, अभी नहीं तो एक आध साल बाद ही पहन लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूकने को हरदम तैयार। हम लोगों के खर्च का बहुत हिसाब किताब करते हो। भैया चुप लगा गए। माँ बहुत देर तक बकती झकती रही। भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, ये साड़ी शशि के लिए रख लीजिए, यह रंग उस पर बहुत खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देना होता तो पहले ही खरीदवा देती। अब क्यों ये ढोंग कर रही हो? तुम्हारी साड़ी तुम्हें ही मुबारक हो। फिर वे रोने लगी। प्रशांत के बापू जीवित थे तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना। वे मुझे रानी की तरह रखते थे। अब तो तुम्हारे आसरे हैं, जैसे रखोगी वैसे रहेंगे, जो दोगी सो खाएंगे। साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर तक ज़मीन पे पड़ी रही। फिर भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। मुझे याद है, कुछ महीने बाद भैया के सहकर्मी की शादी थी और घर भर को निमंत्रित किया गया था। वे बनारसी साड़ी पहनो ना, भैया ने भाभी से आग्रह किया। खरीदने के बाद एक बार भी तुम्हें उसे पहने नहीं देखा। भाभी साड़ी पहनकर आई तो उन पर नज़र नहीं टिकती थी। बहुत सुंदर दिख रही थी वे। भैया मंत्रमुग्ध से उन्हें एकटक देखते रहे। चलो, सब जन गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। माँ की नज़र भैया पर पड़ी तो वे बोली, अरे, तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा? क्यों, क्या हुआ? ठीक तो है? खाक ठीक है, कमीज की बाह तो फटी हुई है। ओह, जरा सी सीवन उधड़ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यही फटी कमीज पहनकर शादी में जाओगे? जोरू पहने बनारसी साड़ी और तुम पहनो फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है। लोग देखेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे। मैं अभी कमीज बदल कर आता हूँ। लाइए, मैं 1 मिनट में कमीज सी देती हूँ, भाभी बोली। उतारिए जल्दी। थोड़ी देर में भाभी बाहर आई तो
तो उन्होंने अपनी साड़ी बदलकर एक सादी फूलदार रेशमी साड़ी पहन ली थी। यह क्या? भैया ने आहत भाव से पूछा। तुम पर कितनी फब रही थी साड़ी, बदलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगा साड़ी जरा भड़कीली है, दुल्हन से भी ज़्यादा बन संवर कर जाऊं, यह कुछ ठीक नहीं लगता। भैया चुप लगा गए। उस दिन के बाद भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तहकर रख देती थी। मैं जानती थी कि भाभी को माँ की बात लग गई है। माँ असमय पति को खोकर अत्यंत चिड़चिड़ी हो गई थी। भाभी के प्रति तो वे बहुत ही असहिष्णु थी और इधर मैं भी यदा कदा माँ से चुगली जड़कर कलह का वातावरण उत्पन्न कर देती थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण मैं अत्यधिक लाडली थी। भैया भी जी जान से कोशिश करते कि मुझे पिता की कमी महसूस न हो और उन पर आश्रित होने की वजह से मुझ में हीन भाव ना पनपे। इधर माँ भी पल पल उन्हें कोसती रहती थी कि प्रशांत, अब गृहस्थी की बागडोर तेरे हाथ में है, तू ही घर का करता धरता है, तेरा कर्तव्य है कि तू सबको संभाले, सबको खुश रखे। लेकिन क्या यह काम इतना आसान था? सम्मिलित परिवार में हर सदस्य को खुश रखना कठिन था। भैया प्रशासन अधिकारी थे, आय अधिक न थी पर शहर में दबदबा था। लेकिन महीना खत्म होते होते पैसे चुक जाते और कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ती। मुझे याद है एक बार दिवाली पर भैया का हाथ बिल्कुल तंग था। उन्होंने माँ से सलाह की और तय किया कि इस बार दिवाली पर पटाखे और मिठाई पर थोड़े बहुत पैसे खर्च किए जाएंगे और किसी के लिए नए कपड़े नहीं लिए जाएंगे। लेकिन छुटकी के लिए एक साड़ी जरूर ले लेना। अब तो वह साड़ी पहनने लगी है, उसका मन दुखेगा अगर उसे नए कपड़े ना मिले तो। अब कितने दिन हमारे घर रहने वाली है? पराया धन, बेटी की जात। ठीक है, भैया ने सिर हिलाया। मैं नए कपड़े पहनकर घर में मटकती फिरी। बाकी सबने पुराने धुले हुए कपड़े पहने थे, लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। जहाँ तक मुझे याद है, शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा हो जब घर में किसी बात को लेकर खटपट ना हुई हो। भैया के दफ्तर से लौटते ही माँ उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कहीं घूमने जाते तो माँ का चेहरा फूल जाता। फिर जैसे ही वे घर लौटते तो वे कहती, प्रशांत बेटा, घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसको ठिकाने लगा, फिर तुम मियाँ बीवी जो चाहे करना, चाहे अभिसार करना, चाहे रास रचाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कभी भाभी को सच सवेरते देखती तो ताने देती, अरे बहू, सारा समय श्रृंगार में लगाओगी तो इन बाल गोपालों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बंठन कर बाहर जाते देख मुंह बिचकाती और कहती, "उहुं, 3 बच्चों की माँ हो गई पर अभी भी साज श्रृंगार का इतना शौक।" इधर भैया भाभी को सजते संवरते देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। शायद यही बात माँ को अखरती थी। उन्हें लगता था कि भाभी ने भैया पर कोई जादू कर दिया है, तभी वे हर वक्त उनका ही दम भरते हैं। जबकि भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें इतना चाहते थे। मैंने कभी किसी बात पर उन्हें झगड़ते नहीं देखा था। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता था कि भाभी जाने किस मिट्टी की बनी है। इतनी सहनशील थी वे कि माँ के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हाँ, एक आध बार मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए देखा था। भाभी के 2 छोटे भाई थे जो भी स्कूल में पढ़ रहे थे। वे जब भी भाभी से मिलने आते तो भाभी खुशी से फूली ना समाती। वे बड़े उत्साह से उनके लिए पकवान बनाती। उस समय माँ का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता। ओह, आज तो बड़ा जोश चढ़ा है, चलो भाइयों के बहाने आज सारे घर को अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन रानी जी, मैं पूछूं, तुम्हारे भाई हमेशा खाली हाथ झुलाते हुए क्यों आते हैं? इनको सूझता नहीं कि बहन से मिलने जा रहे हैं तो एक आध गिफ्ट लेकर चले? बाल बच्चों वाला घर है आखिर। माँ जी, अभी पढ़ रहे हैं दोनों, इनके पास इतने पैसे ही कहाँ होते हैं कि गिफ्ट वगैरह खरीदे। अरे, इतने भी गए गुजर नहीं है कि 2-4 रुपए की मिठाई भी न खरीद सके। आखिर कंगालों के घर से है ना, ये सब तौर तरीके कहाँ से जानेंगे। भाभी को यह बात चुप गई। वे चुपचाप आंसू बहाने लगी। कुछ वर्ष बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरे ससुराल वाले बड़े भले लोग थे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जब मैं विदा हो रही थी तो भाभी ने वह बनारसी साड़ी मेरे बक्से में रखते हुए कहा, छुटकी, ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है। अरे, यह तो तुम्हारी बहुत ही प्रिय साड़ी है। हाँ, पर इसको पहनने का अवसर ही कहाँ मिलता है। जब भी इसे पहनोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। हाँ भाभी, मैंने मन ही मन कहा, इस साड़ी को देखूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारे जैसी स्त्रियां
इस संसार में कम होती हैं। इतनी सहिष्णु, इतनी उदार, कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए खटती रही, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए। मुझे उनकी महानता का तब एहसास होता था जब वे अपने प्रति होते अन्याय को नज़रअंदाज कर जाती। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। 2 नंदे, एक लाडला देवर, सास ससुर। हर नए ब्याहे जोड़े की तरह मैं और मेरे पति भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते। शाम को जब मेरे पति दफ्तर से लौटते तो हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। जब मैं बन-ठन कर तैयार होती तो मेरी नज़र अपनी ननद पर पड़ती, जो अक्सर मेरे कमरे में ही पड़ी रहती और टकटकी बांधे मेरी ओर देखती रहती। वह मुझसे 1000 सवाल करती। कौन सी साड़ी पहन रही हो? कौन सी लिपस्टिक लगाओगी? मैचिंग चप्पल निकाल दूँ क्या? इत्यादि। बाहर की ओर बढ़ते मेरे कदम थम जाते। सुनो जी, मैं अपने पति से फुसफुसाकर कहती, सीमा को भी साथ ले चलते हैं। ये बेचारी कहीं बाहर निकल नहीं पाती और घर में बैठी बोर होती रहती है। अच्छी बात है, ये बेमन से कहते, जैसा तुम ठीक समझो। मेरी सास के कानों में यह बात पड़ती तो वे बीच में ही टोक देती, सीमा नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ। उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है और उसको ले जाने का मतलब है टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। सीमा भुनभुनाती, मुंह फुलाती, अपनी माँ से हुज्जत करती, पर सास का फरमान कोई टाल नहीं सकता था। मैं मनी मन जानती थी कि मेरी सास जानबूझकर सीमा को हमारे साथ नहीं भेजती थी और उसे घर के किसी काम में उलझाए रखती थी। मैं मनी मन उनका आभार मानती। एक बार मेरे भैया मुझसे मिलने आए थे। माँ ने अपने सामर्थ्य भर कुछ सौगात भेजी थी। मेरी सास ने उन वस्तुओं की बहुत तारीफ की और घर भर को दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं। तुम अपने निगरानी में आज का खाना बनवाओ और उनकी पसंद की चीज़ें बनवाकर उन्हें खिलाओ। मेरा मन खुशी से नाच उठा। उनके प्रति मेरा मन आदर से झुक गया। कितना फ़र्क था मेरी माँ और मेरी सास के बर्ताव में, मैंने सोचा। मुझे याद है, जब भी मेरी भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो मेरी माँ की भ्रुकुटी तन जाती। वे किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकती ताकि घर भर को उनकी अप्रसन्नता का भान हो जाए। मुझे याद आया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे बुलाकर हिदायत दी थी, देख छुटकी, तेरा दूल्हा बड़ा सलोना है, तू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे चेताई देती हूँ कि तू हमेशा उनके सामने बन ठन कर रहना, तभी तू उनका मन जीत पाएगी। मुझसे कहे बिना नहीं रहा गया। लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा बनने संवरने पर टोका करती थी। वह और बात है, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़े ना है, बाल बच्चों वाली है, माँ मुझसे बोली। इसके विपरीत मेरी ससुराल में जब भी कोई त्योहार आता तो मेरी सास आग्रह करके मुझे नई साड़ी पहनाती और अपने गहनों से सजाती। वे सबसे कहती फिरती, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी माँ थी जिन्होंने भाभी को तिल तिल जलाया था, उनकी भावनाओं की अवहेलना करके उनके जीवन में जहर घोल दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने मेरे भाई की सुख शांति भंग कर दी थी, बल्कि भाभी के व्यक्तित्व को पंगु बना दिया था। मुझे लगता है भाभी अपने प्रति बहुत ही लापरवाह हो गई थी। उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। यहाँ तक कि जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें धर दबोचा, तब भी उन्होंने अपनी परवाह ना की, न घर में किसी को बताया कि उन्हें इतनी प्राणघातक बीमारी है। जब भैया को भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने वाली थी। मैंने अपने बक्से से बनारसी साड़ी निकाली और भाभी को पहना दी। ये क्या कर रही है छुटकी? माँ ने कहा, थोड़ी देर में तो सब राख होने वाला है। होने दो, मैंने रुक्षता से कहा। मुझे भाभी की वह छवि याद आई जब वे वधू के रूप में घर के द्वार पर खड़ी थी। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह दमक रही थी। उनके होठों पर सल्लज मुस्कान थी। उनकी आंखों में 1000 सपने थे। भाभी की अर्थी उठ रही थी। माँ का रुदन सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़ फाड़ कर विलाप कर रही थीं। भैया एकदम काट हो गए थे। उनके दोनों बेटे रो रहे थे, पर छोटी बेटी नेहा, जो अभी 4 साल की ही थी, चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और भैया से कहा, लड़के बड़े हैं, कुछ दिनों में बोर्डिंग में पढ़ने चले जाएंगे, पर ये नन्ही सी जान है जिसे कोई देखने वाला नहीं है। इसको तुम मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूँगी और जब कहोगे वापस लौटा दूँगी। अरे ये क्या कर रही है? माँ फुसफुसाई, तू क्यों इस जंजाल को मोल ले रही है?
तुझे नाहक परेशानी होगी। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे अगर बच्ची यहाँ रहेगी तो तुम उसे संभाल ना सकोगी। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो जाननी होगी। तू अपनी भतीजी को गोद में लिए पहुँचेगी तो पता नहीं वे क्या कहेंगी। मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूँ। वे मेरे निर्णय की प्रशंसा ही करेंगी, मैंने दृढ़ शब्दों में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी अंतरिक्ष से मुझे देख रही हैं और हल्के हल्के मुस्कुरा रही हैं। भाभी, मैंने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारी थाती लिए जा रही हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें तुम्हारे संस्कार भरे हैं। इसे अपने हृदय से लगाकर तुम्हारी याद ताज़ा कर लिया करूँगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ।